नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी में। और दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये एनपीटी क्या था, इसके क्या प्रावधान थे, इसको कब लागू किया गया, भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, उसके रीजनों के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। परमाणु जो था 1945 के अंदर जापान पे यूज़ किया गया था, उसके बाद से इसकी शक्ति से हर कोई डरता था। तो धीरे धीरे करके अमेरिका ने सबसे पहले इसको ईजाद किया, उसके बाद रशिया ने किया, और ऐसे करते करते 5 कंट्रियाँ और लाइन पे आई। तो इन्होंने सोचा कि और सभी के पास ये ताकत ना आ जाए तो इसको हम बैन करते हैं, और इसी के बैन करने को लेकर ही परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई थी। इसको हम इसमें चर्चा करेंगे, और आगे भारत में भूमिका और भारत ने एनपीटी पे क्यों नहीं साइन किए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भारत और चीन जो पाकिस्तान के बीच में हमारे जो संबंध है परमाणु शक्ति को लेकर, वो भी इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या संघर्ष है, क्यों भारत इसको एक तरीके से अपने पास बनाए हुए है, और एनपीटी पे भारत हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा। तो इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो एनपीटी है यानी परमाणु अप्रसार संधि, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी जो कंट्री है वो परमाणु हथियार ना बना पाए, और जिनके पास बने हुए हैं वो किसी दूसरी कंट्री को इसको ट्रांसफ़र ना करे, इस टेक्नोलॉजी को। उसके बाद अगर कोई, जैसे जिनके पास ये परमाणु हथियार है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे तो सिर्फ इसलिए करेंगे कि आप अपने देश में बिजली बना सके, बिजली के काम के लिए ही करेंगे। अदरवाइज़ आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जितने भी देश हैं वो मिलकर कोशिश करेंगे कि हथियारों की होड़ जो है उसको कम से कम किया जाए। सबसे पहले आपको इसके इस एरा को जानना जरूरी है कि ऐसा क्या है जो इस टाइम पे हो रहा है। आप जानेंगे 1945 के आसपास से ही आप ये मान के चलो कोल्ड वॉर का एरा तैयार होता है। कोल्ड वॉर में आप जानते हैं एक अमेरिका था, एक पक्ष था सोवियत संघ का। अभी हम इसके वैचारिक पक्ष में नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे सिर्फ इसके इस आधार पर कि ये दो अलग अलग देश हैं जो खेमे में पूरे वर्ल्ड को बांटेंगे धीरे धीरे करके। और जो इस वर्ल्ड के इन दोनों खेमे में नहीं जाएंगे वो थर्ड वर्ल्ड के जो होंगे वो अपना नॉन अलाइन मूवमेंट में होंगे। तो उसके अंदर भारत होगा। तो नेहरू और जो उसके दोस्त थे टीटो, नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, ठीक है। जो ये तटस्थता की नीति थी कि इन दोनों गुटों में हमें नहीं जाना है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य था ये 1945 से तैयार हुआ। फिर नए, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि और भी जो देश है उन्होंने परमाणु बम का इजाद किया। सबसे पहला जो इजाद किया आप ये मान के चलो अमेरिका ने, सेकंड पे जो किया था वो था रसिया, थर्ड में जो किया वो ब्रिटेन था, फोर्थ में जो इसने किया था वो था ब्रिटेन के बाद फ्रांस। फिर जो फिफ्थ पे आई कंट्री वो था 1964 के अंदर चाइना ने किया था परमाणु अपना ये। फिर आप इंडिया का देखेंगे 1974 में हम दोस्तों, हाँ 1974 के अंदर इंडिया ने परमाणु परीक्षण कर दिया था। अब ये संधि उससे पहले ही लाई गई है, और ये संधि इसलिए लाई गई है ताकि जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो अपनी पावर को बचा के रख सके, और कोई और भी कोई हमारी तरह इस इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति मतलब देश ना बन पाए। इस वजह से इन्होंने इसकी प्रसार के लिए करा कि परमाणु हथियार कोई नहीं बनाएगा, इसके लिए हम एक ट्रीटी कर देते हैं। तो ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं इसके अंदर आप, सबसे सिंपल तरीका है इसको याद रखने का किन किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं और किन के पास नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करो, अमेरिका, ऊपर आ गया ब्रिटेन, उसके साइड में ये नीचे आया अपना फ्रांस, फिर रसिया, और ये फिर चाइना, उसके बाद इंडिया का है। फिर आगे का हम देखेंगे कि और किनके पास है। ये जो 5 देश हैं ये परमानेंट मेंबर हैं यूएन के, और इन्हीं को ही परमाणु शक्ति संपन्न राज्य का दर्जा भी दिया गया है। तो अब आगे की इसके अंदर हम चर्चा करते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कि इसको कैसे बनाए। तो 1968 में इसको हस्ताक्षर किया गया कि हमें एक ऐसी ट्रीटी बनानी है। 1970 के अंदर इसको लागू कर दिया, और इसके अंदर जो एनपीटी है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके अंदर 191 राष्ट्रों ने सहमति दे दी है। अब इंडिया ने इसके अंदर सहमति नहीं दी। इसका हम आगे वाले स्लाइडों में चर्चा करेंगे कि इंडिया ने क्यों सहमति नहीं दी है, इसके बारे में भी। तो परमाणु अप्रसार संधि के बारे में हम सबसे पहले ये जान कि अब इसके अंदर हमें ये जानना जरूरी है कि इस संधि के बाद क्या होगा। जैसे जिस भी व्यक्ति ने इस संधि में साइन कर दिया, व्यक्ति का मतलब यहाँ देश से है, तो वो देश कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता, ठीक है। अगर वो बनाता है तो हथियार नहीं बनाएगा, उसके पास जो देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो उनको पावर ट्रांसफ़र कभी करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे वो सिर्फ न्यूक्लियर के लिए कि आप बिजली बना लें, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ही इसको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ किसी भी तरीके से नहीं। शांतिपूर्ण कार्य का मतलब सिर्फ बिजली बनाने के उससे रिलेटेड ही है। फिर यहाँ पर एक कैटेगरी और बनाई गई देशों की, वो ये थी कि जिन देशों के पास 1964 के करीब, ये 67 से इसकी डेट को चालू करते हैं वो आगे है,
तो जो भी राज्य ने परमाणु संपन्न राज्य का एक दर्जा घोषित कर दिया कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिया। अब आप देखेंगे कि ये जो है इसके बाद इंडिया ने परमाणु हथियार बनाया, तो इसी को लेके इंडिया में एक तरीके से मतभेद है कि यार ऐसा तो भेदभाव है कि अगर आप 67 पर कर रहे हो उसे 74 भी तो कर सकते हो, ताकि हमें भी न्यूक्लियर पावर स्टेट घोषित कर लो। फिर इनके पास जो भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो एक है जो न्यूक्लियर की सामान है, जो यूरेनियम है उसको सप्लाई करता है। अब उस जो ग्रुप है उसके अंदर भी इंडिया को पहले तो सामान नहीं मिलता था यूरेनियम, मगर बाद में हाँ ओबामा के टाइम पे उसको भी एक तरीके से ये हो गया कि सेट हो गया। और मोदी के आने के बाद से आप देखेंगे कि राजनीति, मोदी क्या ये मनमोहन सिंह के टाइम पर ही हो गया था कि इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। फिर ये है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से पहला ऐसा भारत देश है जो एनपीटी पे मतलब साइन भी नहीं कर रखे और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से सामान भी ले लेता है। तो ये है। तो अब सबसे पहले मैप में एक बार फिर से देख लो, ये 5 जो ब्लू कलर में है ये तो परमानेंट मेंबर है यूएन के भी, और यही वो देश है जिनके पास न्यूक्लियर है और परमानेंट ये जो एनडब्ल्यू जो ये था NWS न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इन्हीं को इसका घोषित कर रखा कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट यही है। वाइट वाले सारे एनपीटी पे हस्ताक्षर वाले हैं, ठीक है। ये रेड वाले आपको देखना जरूरी है। यहाँ पर भारत है, पाकिस्तान है, ये छोटा सा जो देश है वो इजराइल है। एक यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने क्या था, नॉर्थ कोरिया पहले इसके अंदर था इस ट्रीटी में, मगर उसने क्या किया 2003 में इस ट्रीटी से बाहर भागा और फिर जाके उसने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो जो यहाँ पर है सरकार जो है कोरिया की राजशाही सरकार, अभी अपने मनमर्जी वाले हैं, जितने मर्जी चाहें उतना धुआंधाड़ बम फोड़ते हैं, ऐसी तैसी मजाए लिचड़ इंसान है, इससे सबके सबसे मतलब अमेरिका भी घबराता है कि यार क्या करें। क्यों आए दिन समझ लो ये तो उल्टी खोपड़ी की सरकार है, कभी भी धमकी दे देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे साइड घुमा देगा मिसाइल बोलो तो ऐसे करके इन देश का है कंट्रियों का हिसाब। तो अब इसराइल और ये जो भारत है और पाकिस्तान है इनके पास भी न्यूक्लियर पावर है, मगर इन्होंने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं। तो दोस्तों जो एनपीटी संधि हुई थी इसके अंदर ये कहा गया था कि 5 जो साल है उसके अंदर हम ना चेक करते हुए जाएंगे कि क्या इसका रिव्यू करें, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए हमें इसमें परमाणु हथियार की संख्या को घटाने के अंदर। तो ये भी एक प्रावधान इनके अंदर था। फिर एनपीटी के अंदर 2 टाइप के राज्य बनाए गए, जैसे एक की तो हमने बात कर ली थी जिनके पास परमाणु हथियार है, और वैसे राज्य को परमाणु हथियार है और मान्यता प्राप्त है उन्हें न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा गया, यानी न्यूक्लियर शक्ति संपन्न राज्य। और दूसरे जो कहे गए वो थे न्यूक्लियर शक्ति संपन्न राज्य जो नहीं है ना। तो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्य जो हैं, अब इनकी जो निगरानी है वो करेगा IAEA, यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये क्या है, इसकी देश के अंदर उसको आपको इसकी शाखा खोलनी होती है, उसके बाद शाखा खुलेगी, वो देखेगी कि कोई न्यूक्लियर गतिविधि हो तो नहीं रही इस कंट्री के अंदर। तो इसको लेके आप देखेंगे ईरान के अंदर 2003 में अमेरिका ने भेजा कि यार यहाँ पर ये लग रहा है न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो और ऐसे कर। तब आप देखेंगे 2003 में फिर एक बार और भेजा कि आप न्यूक्लियर हथियार बना रहे हो और रासायनिक वेपन्स आप बना रहे हो। तो अमेरिका फिर से उस कंट्री के अंदर घुस गया और वहाँ पर देखेंगे कि आपने फिर उस पर जितने भी बैन्स थे वो इम्प्लीमेंट किया। 1998 में भारत के अंदर भी किया, जब भारत ने दूसरी बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया उसके अंदर भी। तो खैर भारत से तो एक बड़ी कंट्री थी तो थोड़े टाइम बाद ये झुक गए, तो ये तो बात की बात है। खैर तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी और भारत के बारे में। इन दोनों के बीच में भारत के अंदर क्या मतभेद है उसको लेकर अब हम स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो ये सबसे मेन आपका विषय है समझने का, इसको आप बड़ा ध्यान से समझना। अब भारत ने एनपीटी में साइन नहीं किया और सबसे पहला जो कारण बताया वो यही बताया कि इसके अंदर जो नीतियाँ है ना वो भेदभावपूर्ण वाली है, क्योंकि इसमें देश जो है पूरा वर्ल्ड उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य और दूसरा वो है जो परमाणु शक्ति संपन्न राज्य नहीं है वो। अब इन्होंने कहा इंडिया ने कि ये तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो लॉज है उसकी अवहेलना है। अवहेलना क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक राज्य को समान माना गया है ना, हर राज्य एक समान है। और आप भेदभाव डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक को कह रहे हैं कि जिन्होंने 1967 से पहले बम बनाया है उनके बम को हम मानेंगे कि वो न्यूक्लियर स्टेट है, उन्हें घोषित मानेंगे, और उसके बाद वाले को नहीं मानेंगे। तो ये एक तरीके से भेदभाव है ना। फिर इस संधि के तहत जो भी ये हथियार बनाए गए परमाणु हथियार, अब इन हथियारों को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए क्योंकि अब भाई ये बम रख सकते हैं, ये अपना परमाणु हथियार रख सकते हैं, दूसरी कंट्री तो नहीं रख सकती। अब जिसके पास ये मान के चलो मोहल्ले में सबसे ज़्यादा बंदूक होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी दुनिया, तो उससे ही डरेगी ना, अड़ोसी पड़ोसी तो उससे ही डरेंगे। तो ये तो एक तरीके से उस बंदे को सेफ
फील करवाता है जिसके पास ये चीज़ है, मगर जो इसके अगल बगल की कंट्री वो तो अपने आप में डरा डरा फील करेंगे। अगर आपके मोहल्ले में एक बाहुबली है तो समझ लो आसपास के 4 बंदे उससे डरेंगे ज़रूर, ये हमसे कुछ ना कर दे। तो ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। तो इंडिया के सामने तो ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर है ही एक तरीके से। फिर वही जैसे मैंने बताया, अब गैर परमाणु शक्ति संपन्न जो राज्य हैं, मान के चलो इसको कितना डर होगा। अब भारत के साइड में बांग्लादेश मान के चलो, हम अगर अपने मनमानी पन्ने पे आ जाएं तो कितनी बुरी हालत हो जाएगी। अब पाकिस्तान को देखो, अपने में दादा बना फिरता है ना। आए दिन समझ लो जब भी भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है यूँ कहता है न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे रसिया और यूक्रेन के युद्ध से, जो अभी चल रहा है। रसिया ने कितनी बार धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर वॉर उसमें छेड़ देंगे अगर सरेंडर नहीं हुआ तो इस तरीके की घटना क्या होती है। जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है उन्हें पता है कि एक न्यूक्लियर बम से हमारी सारी की सारी जनसंख्या खत्म हो सकती है बिना एक भी बंदे की जान गंवाए। रसिया चाहे एक बम मार के आधे से ज़्यादा यूक्रेन को तबाह कर सकता है। तो ये डर रहता है जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है। तो हमारी जो इंडिया है उसने यही कहा कि यार ये कैसा भेदभाव है, जिनके पास नहीं है उसकी सुरक्षा की गारंटी तो दो कि इस पर कोई बम नहीं मारेगा। अब देखेंगे 1945 के अंदर जापान पे मारा, बम तो नहीं था उनके पास, न्यूक्लियर मार दिया। अब वो आज तक भी उभर नहीं पाया इस चीज़ से। तो इस चीज़ की सिक्योरिटी कौन लेगा, ये एक बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद ये जो ट्रीटी थी ये सिर्फ बैन करने की थी, मगर इसमें ये नहीं लिखा कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है, जो NW वाले राज्य हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, जो ये नहीं लिखा हुआ कि वो अपने परमाणु हथियार को घटाएंगे। यानी कि आप नए को यानी दूसरे कंट्रियों को बनाने नहीं दे रहे, मगर ये नहीं कह रहे कि आप अपने हथियार भी घटाओगे। यानी आप देखोगे कि 1991 में जब सोवियत संघ डिक्लाइन हुआ, 4000 के करीब न्यूक्लियर वेपन सोवियत संघ के पास थे, सॉरी 40,000, और 30,000 के करीब थे अमेरिका के पास। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में। यही कहा जाता है कि न्यूक्लियर के लिए कि इतना न्यूक्लियर पड़ा हुआ है कि वो पता नहीं कि पृथ्वी को कितनी बार तबाह कर सकते हैं। तो ये स्थिति तो बड़ी डरावनी है। तो ये इंडिया की एक चिंता का बड़ा विषय है। फिर इस संधि में अब सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि यार देखो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का बड़ा मैटर है, ठीक है ना। अब हमारी सिक्योरिटी आप इस मैप से समझ सकते हो। अब भारत 2 जगह दुश्मन से घिरा हुआ है, एक पाकिस्तान से, एक चाइना से, ठीक है। चाइना भी यहाँ हमला करता है, साई चीन का ये वाला हिस्सा कब्जा कर रखा है चाइना ने, ये वाला हिस्सा हमारा। तो आप ये सोचो ये हिस्सा खर्चा करेगा। अब इन 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर आप पाकिस्तान को बिठा लेते हो, चाइना को भी यहाँ रख लेते हो, ये एनालिसिस करने वाला एक पॉइंट है बड़ा अच्छा सा। अगर चाइना के पास न्यूक्लियर है और इंडिया के पास न्यूक्लियर नहीं है तो चाइना कभी भी चाहे तो कब्जा कर सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सबसे मेन चीज़ यही होती है कि कोई भी कंट्री किसी को कब्जा कर ले, कोई कुछ कर नहीं सकता। रसिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसने यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किया। ये जो UN है ये समझ लो एक तरीके से ताली बजाती रह रही है एक कोने में खड़े होके, कुछ नहीं कर पा रही ना, कुछ कर नहीं पाया, सब कुछ खिंचा। इसलिए ये लीग ऑफ नेशन वाली समझ लो भूमिका में है इस टाइम, कि दूर से कह रहे हैं लड़ाई हो रही है मगर छोड़ नहीं पा रही है। तो वैसे हो गए 2 पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हो रही है, तीसरा कह रहा है यार बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। तो इतना बुरा फील एक तरीके से ये कर सकते हैं। तो इंडिया को भी इसी चीज़ का बहुत डर है कि अगर ये चाइना हम पे कल को हमला कर दे तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान हम पे हमला कर दे तो हम क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी इशू को लेकर भी तो ये समस्या है कि हमें तो न्यूक्लियर वेपन बना के ही रखना है ताकि ये ना हो सके कि कोई कंट्री हमारे पे आके हमला कर दे। खैर भारत ने जो न्यूक्लियर नॉन फर्स्ट की पॉलिसी है वो इसका बहुत महत्वपूर्ण आयाम है कि भारत कभी भी उस कंट्री के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा जिसके पास परमाणु बम नहीं है, और भारत पहले कभी यूज़ नहीं करेगा परमाणु बम। ये भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर लिखी है। तो 1998 के अंदर भारत ने न्यूक्लियर विस्फोट किए पोखरण के अंदर 11 और 13 तारीख को, 11 मई और 13 मई की डेट है वो, 11 मई को और एक करा 13 मई को, ठीक है, 1998 के अंदर पोखरण के अंदर। और जो इससे पहले 1974 में जब किया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो एक ही जगह है पोखरण राजस्थान में, वहीं पर भी बम विस्फोट करके चेक करते हैं क्योंकि आसपास के एरिया में कोई है नहीं। तो वहाँ जो किया था वो 18 मई के आसपास की बात है। और दोनों ही डेट आप ये याद रखना कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। तो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तो वो चीज़ें दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, डेट फिक्स नहीं होते क्योंकि हम ग्रह के हिसाब से चलते हैं। तो ये वाला है, तो ये आपको ध्यान रखने की एक चीज़ है। तो भारत के लिए सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा इशू है कि यार इतने बड़े दुश्मनों के साथ हम घिरे हुए हैं, फिर चाइना इतने विस्तारवादी अपनी नीतियाँ अपना रहा है। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो फिर तो हमारे साथ कोई भी कब्जा कर सकता है ना। तो एक तरीके से सिक्योरिटी के तौर पर इंडिया के पास है और इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि हम इसे किसी को दें।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एनपीटी के बारे में समझ में आया होगा। एनपीटी के साथ साथ भारत क्यों इसको हाँ नहीं कर रहा, मतलब इस पर साइन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भेदभावपूर्ण नीति की वजह से। तो ये भी चीज़ आपको समझने में आसानी हुई होगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।